मुझे ये निकाह किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं है चाची जान। आप मेरे साथ ज़बरदस्ती कभी नहीं कर सकती और ना ही मैं इस फैसले के आगे कभी सर झुकाऊंगी। ज़ारा की आवाज़ में पूरा विरोध था, जो बेगम साहिबा के कानों से टकराकर वापस लौट आया, मगर उनके चेहरे पर ज़रा भी असर नहीं हुआ। तुम्हारी मर्जी या नामर्जी की यहाँ कोई अहमियत नहीं है ज़ारा बेटी। ये फैसला हो चुका है और आज शाम तुम उस चुने हुए शख्स के साथ रुखसत हो जाओगी। साहिबा बेगम ने पक्के लहजे में फैसला सुनाते हुए उसके सामने रखा जेवर का डब्बा खोला और गहरी सख्त नज़रें उसके चेहरे पर डाली, जहाँ गुस्सा और बेबसी की मिलीजुली तस्वीर बनी हुई थी। मैं यहाँ से भाग जाऊंगी या फिर खुद को कोई नुकसान पहुँचा लूंगी, मगर उस शख्स से शादी नहीं करूंगी जिसकी उम्र मेरे बाप के बराबर है। ये पूरी तरह जुल्म है। ज़ारा ने साफ दो टुक शब्दों में अपना फैसला सुनाया तो साहिबा बेगम ने तेजी से आगे बढ़कर उसके बाजू को पूरी ताकत से पकड़ लिया। अगर तुमने ऐसी कोई भी गलत हरकत करने की कोशिश की तो याद रखना, तुम्हारी छोटी बहन का जीना हराम कर दूंगी और उसे इस घर से निकाल फेंकूंगी। इसलिए चुपचाप तैयार हो जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। ये धमकी तीर की तरह लग गई थी और ज़ारा अपनी बहन की खातिर अपने आंसू रोकते हुए चुपचाप बैठ गई। घर में मेहमानों की चहल पहल जोरों पर थी, मगर ज़ारा के कमरे में सन्नाटा छाया हुआ था, जहां वो लाल शादी का जोड़ा पहने किसी कुर्बानी के जानवर के तरह सर झुकाए बैठी थी। बाहर हॉल में मौलवी साहब आ चुके थे और बारात का जोर शोर से इंतजार हो रहा था, मगर वक्त बीतने के साथ साथ साहिबा बेगम के माथे पर चिंता और परेशानी के निशान साफ दिखने लगे थे, क्योंकि दूल्हा और उसके घर वाले अभी तक नहीं पहुंचे थे। क्या बात है, अभी तक कोई क्यों नहीं आया? फोन मिलाओ इनको और पूछो कितनी देर क्यों हो गई है। साहिबा बेगम ने गुस्से में अपने शोहर से कहा तो उन्होंने घबराहट में फोन कान से लगाया। ज़ारा दिल ही दिल में ऊपर वाले से हाथ जोड़कर दुआ मांग रही थी कि हे ऊपर वाले, कोई बड़ा चमत्कार हो जाए और ये शादी रुक जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। उसे हर बीतता पल अपनी तबाही का संदेश लग रहा था और वो अपनी बेबसी पर मातम मना रही थी, मगर उसे खबर नहीं थी कि उसकी दुआएं अर्श तक पहुंच चुकी थी और कबूल हो गई थी। अचानक फोन की घंटी बजी और साहिबा बेगम के शोहर ने बात सुनी तो उनके चेहरे का रंग पीला पड़ गया और हाथ कांपने लगे। क्या हुआ है? आपका रंग क्यों उड़ गया? कौन था फोन पर? साहिबा बेगम ने घबराकर उनके पास जाकर पूछा तो उन्होंने कांपती आवाज में बताया कि दूल्हे को किसी ने रास्ते में उठा लिया है और गाड़ी खाली मिली है। क्या बकवास कर रहे हैं आप? इतनी उम्र के शख्स को कौन उठाएगा और क्यों? ये कैसे हो सकता है? साहिबा बेगम जोर से चीख पड़ी, जिससे सारे मेहमानों का ध्यान उनकी तरफ गया और हॉल में हलचल मच गई। पुलिस का फोन था। वो कह रहे थे कि गाड़ी तो मिली है मगर दूल्हा गायब है और वहाँ मारपीट के निशान भी मिले हैं। ये बुरी खबर सुनते ही घर में हंगामा मच गया और शादी का घर पल भर में मातम घर बन गया, क्योंकि अब बारात आने की कोई उम्मीद नहीं बची थी और निकाह रद्द हो चुका था। मेहमान बिना खाना खाए तरह तरह की बातें करते हुए वापस जा रहे थे और साहिबा बेगम सर पकड़कर जमीन पर बैठ गई थी, क्योंकि उनका सारा प्लान बर्बाद हो चुका था और उनकी इज्जत भी खतरे में पड़ गई थी। ज़ारा शोर शराबे से दूर अपने कमरे में वापस आई तो उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून और चैन था, क्योंकि वो बहुत बड़ी मुसीबत से बच गई थी। उसने दिल ही दिल में उस अनजान उठाने वाले का शुक्र अदा किया जिसने सही वक्त पर आकर उसे बचा लिया था। पता नहीं कौन फरिश्ता बनकर आया है जिसने मेरी जिंदगी बर्बादी से बचा ली। ऊपर वाला उसका भला करे। वो ड्रेसिंग टेबल के शीशे के सामने खड़ी खुद से बातें कर रही थी और जेवर उतार रही थी कि अचानक उसे लगा जैसे खिड़की के बाहर से कोई उसे घूर रहा है। उसने तेजी से मुड़कर खिड़की की तरफ देखा, मगर वहां बाहर बहुत अंधेरा था और दिखने में कोई नहीं था। उसने अपना वहम समझकर दोबारा शीशे की तरफ ध्यान दिया तो फिर वही एहसास पहले से ज्यादा जोर से हुआ कि कोई है जो अंधेरे में छुपकर उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए है। उसने हिम्मत करके खिड़की खोली और बाहर गली में झांका तो सड़क बिल्कुल सुनसान पड़ी थी और दूर दूर तक किसी का नामो निशान नहीं था। शायद मेरा वहम है या फिर आज के हंगामे का असर है जो मेरा दिमाग से ख्याल बना रहा है। उसने खुद को जबरदस्ती तसल्ली दी और खिड़की बंद करके पर्दे अच्छे से कर दिए। उसे पता नहीं था कि ये उसका वहम नहीं बल्कि डरावनी हकीकत है और कोई साया सच में उसके पीछे लग चुका है, जब उसकी जिंदगी का हिस्सा बनने वाला था। मुझे ये बताओ कि आज उसने क्या पहना था,
किससे बात की और कितनी बार मुस्कुराई, क्योंकि मैं अपनी गैर मौजूदगी में भी उसकी ज़िंदगी का हर पल अपनी आंखों के सामने देखना चाहता हूँ। और अगर तुम्हारी रिपोर्ट में 1 सेकंड की भी कमी हुई तो मैं तुम्हारी जान खींच लूँगा। तैमूर खान ने अपने सामने खड़े बॉडीगार्ड की आंखों में आंखें डालकर गुस्से से पूछा, तो वो लंबा चौड़ा आदमी भी डर से पसीने में भीग गया। सर, वो आज घर से बाहर नहीं निकली, बस शाम को छत पर आई थी। बहुत उदास लग रही थी, जैसे किसी गहरी सोच में खोई हुई हो। हमने दूर से तस्वीरें ली हैं जो आपके टेबल पर रखी हैं। यकीन मानिए, हमारी नज़र उस पर बाज की तरह जमी हुई है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तैमूर ने तेजी से मेज पर पड़ा लिफाफा उठाया और उसमें से निकली तस्वीर को ऐसे प्यार से देखा जैसे प्यासे को रेगिस्तान में पानी मिल गया हो, और उसकी उंगलियों ने तस्वीर में सारा के उदास चेहरे को नरमी से छुआ। बहुत खूब, तुम लोग अपना काम जारी रखो और याद रखना, उसके घर के आसपास कोई दूसरा मर्द ना आए, वरना मैं तुम सबकी टांगे तोड़ दूंगा, क्योंकि वो मेरी अमानत है और अमानत में खयानात तैमूर खान बर्दाश्त नहीं करता। तैमूर ने तस्वीर को अपनी जेब में सावधानी से रखा और हाथ के इशारे से उसे जाने का हुक्म दिया, तो वो शख्स सर झुकाकर तेजी से कमरे से बाहर निकल गया, जबकि तैमूर अपनी कुर्सी पर बैठकर फिर उसी सोच में डूब गया जब उसका सब कुछ बन चुकी थी। तैमूर ने सिगार जलाकर एक लंबा कश लिया और धुएं के घेरे में उसे वो शाम याद आने लगी जब उसकी सूनी जिंदगी में ज़ारा आई थी और वो पहली बार उसके शहर में फंस गया था। वो एक आम दिन था जब वो थककर सुकून की तलाश में शहर के एक मशहूर रेस्टोरेंट में गया था, और अभी उसने मेन्यू उठाया ही था कि हवा में मोतियों जैसी हंसी की आवाज़ गूंजी जिसने उसे चौंका दिया। उसने नज़र उठाकर देखा तो सामने वाली टेबल पर कुछ लड़कियों के बीच ज़ारा बैठी थी जो अपनी सहेली की बात पर ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी, और उसका वो शौक और चंचल अंदाज, बेबाक हंसी तैमूर के दिल में उतर गई। वो खाना भूलकर बस उसे देखता रहा कि कैसे वो अपनी बड़ी बड़ी आंखें घुमाकर बातें कर रही थी, और उसके चेहरे पर मौजूद मासूमियत ने तैमूर को अपना दीवाना बना लिया। मुझे लगता है मेरी सालों की तलाश खत्म हो गई, क्योंकि ये वही आंखें हैं और वही मुस्कान है जिसे मैं बचपन से ढूंढ रहा हूँ। मगर मुझे पूरा यकीन चाहिए, इसलिए तुम अभी जाओ और उसका नाम और ख़ानदान की पूरी जानकारी निकालो। अगर ये वही ज़ारा है तो फिर इसे पाने के लिए मैं ज़मीन आसमान एक कर दूंगा। उसने वहीं बैठे बैठे अपने मैनेजर को फ़ोन करके हुक्म दे दिया था, और जब तक सारा वहाँ मौजूद रही तैमूर की नज़रें उसके चेहरे पर टिकी रही, क्योंकि उसे यकीन हो गया था कि ये वही लड़की है उसकी ज़िंदगी का मकसद, और वो उसे पाने के लिए हर हद पार करेगा। दूसरी तरफ ज़ारा के घर में हंगामा मच गया था, क्योंकि शादी टूटने का सारा दोष उसकी चाची साहिबा ने उसके नाजुक कांधों पर डाल दिया था। वो उसे घर से निकालने के नए नए बहाने ढूंढती रही थी। मनहूस लड़की, जब से तुम जवान हुई हो इस घर की रौनक खा गई हो, और अब मेरी अपनी बेटी की किस्मत पर भी जंग लग रही है। जो भी रिश्ता आता है वो तुम्हारी शक्ल देखकर मुंह मोड़ लेता है, और मेरी बेटी को तो कोई पूछता भी नहीं। साहिबा बेगम ने रसोई में काम करते ज़ारा के हाथ से बर्तन छीनकर सिंक में पटक दिए और उसका बाजू मरोड़ते हुए जहरीले लहजे में कहा, ऊपर वाले के लिए चाची मुझ पर रहम करो। मैं तो खुद आप लोगों के सामने नहीं आती, ना कभी किसी के सामने आने की इच्छा की, फिर आप मुझे क्यों दोषी ठहरा रही हो? मैं तो खुद अपनी किस्मत पर रो रही हूँ। ज़ारा ने सिसकते हुए जवाब दिया और अपनी कलाई छुड़वाने की कोशिश की जिस पर नीले निशान पड़ चुके थे, मगर साहिबा बेगम का गुस्सा ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा था। ये मगरमच्छ के आंसू बंद करो, मैंने फैसला कर लिया है कि अब तुम्हें इस घर में नहीं रखूंगी, चाहे मुझे तुम्हें किसी को मुफ्त में ही क्यों न सौंपना पड़े, ताकि मेरी बेटी का रास्ता साफ हो सके और उसके हाथ पीले हो सकें। साहिबा बेगम उसे धमकाते हुए वहां से चली गई, और ज़ारा दीवार से लगकर फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि वो जानती थी कि उसकी चाची अपनी बेटी के लिए उसे किसी भी गड्ढे में ढकेल सकती हैं। शहर के सबसे महंगे अपार्टमेंट में तैमूर अपने दोस्त फरहान के साथ शतरंज खेल रहा था, मगर उसका ध्यान खेल पर नहीं कहीं और अटका हुआ था। फरहान ने ये फौरन समझ लिया, तुमने उस बेचारी के होने वाले पति को उड़वाकर अच्छा खासा हंगामा खड़ा कर दिया। अब पुलिस भी इस मामले की जांच कर रही है। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है जो इतने बड़े खतरे मोल ले रहे हो? फरहान ने मोहरा आगे बढ़ाते हुए तंज भरे अंदाज में पूछा। तैमूर के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान फैल गई। प्यार और जंग में सब जायज़ है फरहान, और वो बूढ़ा आदमी इस लायक ही नहीं कि ज़ारा जैसी हीरे जैसी लड़की उसके नसीब में आए।
इसलिए मैंने खुद कुदरत का फैसला अपने हाथों में ले लिया। तैमूर ने लापरवाही से कंधे उचकाए। फरहान ने गंभीरता से उसकी तरफ देखा, मगर अब सुना है कि उसकी चाची दोबारा उसके लिए रिश्ता देख रही हैं और उसे जल्द से जल्द घर से निकालना चाहती हैं। तो अब तुम क्या करोगे? क्या हर बार दूल्हे को उठवाते रहोगे? तैमूर ने शतरंज की बिसात उलट दी और अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में ऐसा जुनून था जिसने फरहान को भी डरा दिया। नहीं, अब दुल्हा नहीं उठवाया जाएगा। अब मैं सीधे उसकी कमजोरी पर हाथ रखूंगा और उसकी चाची की बेटी को गायब करवा दूंगा। फिर देखना वो कैसे भागती भागती ज़ारा को मेरी झोली में डाल देंगी, क्योंकि लोहा लोहे को ही काटता है। घर में हंगामा मचा हुआ था और साहिबा बेगम की चीखें आसमान छू रही थी, क्योंकि शाम का वक्त बीत चुका था, मगर हमना अभी तक घर नहीं लौटी थी। मेरी बच्ची को ज़मीन ने निकल लिया या आसमान ने खा लिया। अगर उसे कुछ हुआ तो मैं इस घर को आग लगा दूंगी। आखिर वो गई कहाँ? साहिबा बेगम ने रोते हुए अपना दुपट्टा नोच डाला और अपने शोहर को गिरेबान से पकड़ लिया, जो खुद परेशानी में बार बार दरवाजे की तरफ देख रहे थे। ज़ारा किचन के दरवाजे पर खड़ी सब देख रही थी और उसका दिल डर से डूब रहा था, क्योंकि घर का माहौल पहले ही तनाव से भरा हुआ था और अब हमना के गायब होने ने आग में घी डाल दिया था। मैं थाने जा रहा हूँ। शायद कोई हादसा हो गया हो या किसी मुसीबत में फंस गई हो, चाचा जान ने घबराते लहजे में कहा और गाड़ी की चाबियां उठाई। मगर उसी पल टेलीफोन की घंटी बजी, जिसने सन्नाटे को चीर दिया और सबकी नजरें फोन पर टिक गई। चाचा जान ने कांपते हाथों से रिसीवर उठाया तो दूसरी तरफ से आने वाली भारी और सख्त आवाज ने उनके जिस्म से जान निकाल दी। फोन करने वाले ने कोई लंबी बातचीत नहीं की, सीधे मुद्दे की बात की, जिसने चाचा जान को वही सोफे पर गिरा दिया। पुलिस के पास जाने की गलती मत करना, वरना अपनी बेटी की लाश लेने के लिए तैयार रहना। हमना मेरे कब्जे में है। चाचा जान की आवाज़ गले में अटक गई। उन्होंने बेबसी से साहिबा बेगम की तरफ देखा। तुम कौन हो और मेरी मासूम बच्ची से क्या चाहते हो? ऊपर वाले के लिए उसे छोड़ दो, हम तुम्हारी हर शर्त मानने को तैयार हैं। उन्होंने गिड़गिड़ाकर कहा तो दूसरी तरफ से एक तंज भरी हंसी गूंजी। शर्त बहुत आसान है, हमें तुम्हारी बेटी में कोई दिलचस्पी नहीं है। हमें वो लड़की चाहिए जिसका रिश्ता तुमने हमारे साहब से ठुकराया था, यानी ज़ारा। आज रात ही ज़ारा का निकाह हमारे साहब से करवा दो और अपनी बेटी को सही सलामत वापस ले जाओ, वरना नतीजा तुम खुद सोच लो। कॉल कट गई और चाचा जान ने कांपती आवाज़ में ये बात साहिबा बेगम को बताई तो वो एक घायल शेरनी की तरह ज़ारा की तरफ झपटी। साहिबा बेगम ने ज़ारा का बाजू इतनी ज़ोर से पकड़ा कि उसकी हड्डी चटकने लगी। तुम अभी और इसी वक्त निकाह के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि मेरी बेटी की ज़िंदगी का सवाल है। मैं तुम्हारे लिए अपनी औलाद को मरता नहीं देख सकती। ज़ारा ने तड़पकर खुद को छुड़वाने की कोशिश की। उसकी आंखों में आंसू तैर आए। आप क्या कह रही हैं चाची जान? मैं उन्हें जानती तक नहीं। ये पूरा जुल्म है। मैं इन्हीं का कभी नहीं करूँगी। ज़ारा ने मना किया तो साहिबा बेगम ने एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर मारा, जिससे वो लड़खड़ाकर ज़मीन पर गिर पड़ी। तुम्हारी मर्जी की अब कोई कीमत नहीं। अगर तुमने मना किया तो मैं सदमे से मर जाऊंगी और मेरा और हमना का खून तुम्हारी गर्दन पर होगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। साहिबा बेगम का जुनून देखकर ज़ारा को अंदाज़ा हो गया कि वो एक बंद गली में खड़ी है, जहाँ से वापसी का रास्ता नहीं, और अपनी कजिन की ज़िंदगी बचाने के लिए उसे अपनी ज़िंदगी की कुर्बानी देनी पड़ेगी। रात के गहरे अंधेरे में घर के बाहर गाड़ियों का काफिला रुका तो घर वालों के दिल दहल गए। दरवाज़ा खुला और तैमूर खान पूरे रोब और दबदबे के साथ अंदर दाखिल हुआ। उसके साथ हथियारबंद गार्ड्स थे, जिन्होंने आते ही अपनी अपनी जगह संभाल ली। तैमूर ने काले कपड़े पहने हुए थे और उसके चेहरे पर जीत का ऐसा भाव था जो देखने वालों को डरा रहा था। वो सीधा लाउंज में आया, जहां मौलवी साहब पहले से मौजूद थे और ज़ारा एक कोने में सिमट कर बैठी थी। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। निकाह शुरू करें मौलवी साहब, मेरे पास वक्त बहुत कम है। तैमूर ने कलाई की महंगी घड़ी देखते हुए ठंडे लहजे में हुक्म दिया और सोफे पर बैठ गया, जबकि साहिबा बेगम और चाचा जान डरे हुए एक तरफ खड़े थे। निकाह की कार्रवाई शुरू हुई तो कमरे में मौत जैसी खामोशी छा गई। जब ज़ारा से इजाज़त मांगी गई तो उसने नफरत भरी नज़रों से तैमूर की तरफ देखा, जो बड़े चैन से उसे देख रहा था, जैसे उसे अपनी जीत का पूरा यकीन हो। ज़बरदस्ती और मजबूरी के साए में ज़ारा ने हामी में सर हिलाया और निकाहनामे पर दस्तखत कर दिए, जो असल में उसकी तबाही का परवाना थे। दस्तखत होते ही तैमूर ने जेब से मोबाइल निकाला और अपने आदमियों को एक छोटी कॉल की।
लड़की को छोड़ दो। कुछ ही पलों बाद बाहर गेट खुलने की आवाज़ आई। हमना रोती हुई अंदर आई। उसे देखकर साहिबा बेगम नंगे पाँव उसकी तरफ भागी। माँ बेटी का मिलना भावुक था, मगर तैमूर ने इस नाटक पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो अपनी जगह से उठा और ज़ारा के सर पर आकर खड़ा हुआ। उठो, अब ये घर तुम्हारा नहीं है। उसका लहजा पक्का और सख्त था। ज़ारा ने एक नज़र अपने चाचा और चाची की तरफ देखी, जो अपनी बेटी में खोए हुए थे और उसे भूल चुके थे। इस बेरुखी ने ज़ारा के दिल पर गहरा जख्म दिया। तैमूर ने उसका हाथ थामा तो उसे बिजली का झटका सा लगा। उसने हाथ छुड़वाने की कोशिश की, मगर तैमूर की पकड़ लोहे की जकड़न जैसी थी। उसे लगभग घसीटते हुए बाहर ले आए और गाड़ी की पिछली सीट पर बिठा दिया। गाड़ी तेजी से अंधेरे को चीरती हुई हैदराबाद की तरफ चल पड़ी और ज़ारा ने पलटकर उस घर को देखा जब उसके लिए पराया हो चुका था। हैदराबाद तक का सफ़र खामोशी में बीता, मगर गाड़ी में तनाव साफ महसूस हो रहा था। ज़ारा ने खिड़की की तरफ मुंह कर रखा था ताकि तैमूर का चेहरा ना देखना पड़े, मगर उसकी मौजूदगी की गर्मी उसे लगातार महसूस हो रही थी। तैमूर की नज़रें बार बार रियर व्यू मिरर से ज़ारा के चेहरे पर टिक रही थी, मगर वो चुप रहा। रात के आखिरी पहर गाड़ी एक ऊंची इमारत के सामने रुकी। तैमूर उसे लेकर लिफ्ट में चढ़ा और टॉप फ्लोर के अपने पेंट हाउस में ले आया। दरवाज़ा खुला तो सामने एक बड़ा हॉल था जो आधुनिक सुविधाओं से सजा हुआ था, मगर ज़ारा को ये सब सोने का पिंजरा लग रहा था। ये तुम्हारा कमरा है, जाओ फ्रेश हो जाओ। तैमूर ने एक कमरे की तरफ इशारा किया और खुद कोट उतारकर सोफे पर फेंक दिया। ज़ारा भारी कदमों से कमरे में गई और दरवाज़ा अंदर से लॉक करके कालीन पर बैठकर रोने लगी। उसे अपनी किस्मत पर रोना आ रहा था। कैसे कुछ घंटों में उसकी दुनिया उलट पुलट हो गई। अभी वो बैठी ही थी कि दरवाजे का हैंडल दबा और फिर दरवाज़ा खटखटाया गया। ज़ारा का दिल मुंह को आ गया। दरवाज़ा खोलो ज़ारा, वरना मेरे पास दूसरी चाबियां भी हैं और मैं दरवाज़ा तोड़ना भी जानता हूँ। बाहर से तैमूर की भारी आवाज़ आई जिसमें चेतावनी थी। ज़ारा ने डरते डरते कुंडी खोली। तैमूर अंदर आया और दरवाज़ा बंद कर दिया। उसने कपड़े बदल लिए थे और अब एक अजीब नशे वाले अंदाज में ज़ारा को देख रहा था। ज़ारा पीछे हटते हुए दीवार से जा लगी। खबरदार, जो मेरे करीब आए, मैं चीखूंगी, शोर मचाऊंगी, मुझे हाथ मत लगाना। ज़ारा ने कांपती आवाज़ में धमकी दी। तैमूर के होठों पर एक तंज भरी मुस्कान उभरी और वो कदम दर कदम उसके बहुत करीब आ गया। तुम्हारी चीखें इस साउंड प्रूफ कमरे से बाहर नहीं जा सकती ज़ारा, और करीब आने की बात रही तो अब मैं तुम्हारा शोहर हूँ और तुम पर मेरा पूरा हक है। तैमूर ने दीवार पर हाथ रखकर उसे घेर लिया तो ज़ारा ने उसे धक्का देने की कोशिश की, मगर वो पहाड़ की तरह नहीं हिला। मैं तुम्हें अपना शौहर नहीं मानती। ये निकाह ज़बरदस्ती का है, ये धोखा है, ज़ारा ने रोते हुए कहा था। तैमूर ने उसका चेहरा अपने हाथों में जकड़ लिया। निकाह निकाह होता है, चाहे ज़बरदस्ती हो या राज़ी रजामंदी से, और आज की रात इस बात पर मोहर लगाएगी कि तुम सिर्फ और सिर्फ तैमूर खान की मलिकाना हक वाली हो। उसकी आंखों में ऐसा जुनून और चाहत थी जिसने ज़ारा को डर से जड़ कर दिया। तैमूर ने झुककर उसके कान के पास धीरे से कहा, बेहतर यही है कि खुशी से मान लो, क्योंकि अब मैं तुम्हारा शौहर हूँ और ये हकीकत कभी नहीं बदलेगी। तैमूर ने लाइट बंद कर दी और कमरे में छा गया अंधेरा ज़ारा को ये यकीन दिलाने के लिए काफ़ी था कि अब वो सिर्फ तैमूर खान की बीवी है और इस फैसले के आगे उसकी मर्जी या मना करने की कोई कीमत नहीं बची। ज़ारा चुपचाप आंसू बहाती रही, क्योंकि वो जानती थी कि ये रिश्ता अब एक पक्की हकीकत बन चुका है जिसे मानने के सिवा उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। उस रात हैदराबाद के उस बंद कमरे में ज़ारा ने अपनी किस्मत के सामने हार मान ली थी। तैमूर ने उस रिश्ते पर अपनी मोहर लगा दी जहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं था, और यही वो रात थी जिसने दोनों की जिंदगियां हमेशा के लिए जोड़ दी थी। हैदराबाद के इस बड़े और शानदार फ्लैट में ज़ारा को कैद हुए कई हफ्ते बीत चुके थे, लेकिन उसके लिए हर पल सैकड़ों सालों जैसा लगता था। वो अभी तक उस डरावनी रात के सदमे से बाहर नहीं निकल पाई थी जब निकाह के तुरंत बाद तैमूर ने उसे ये एहसास कराया था कि अब वो सिर्फ कागज़ पर ही नहीं बल्कि सच में उसकी बीवी बन चुकी है। ये रिश्ता भले ही ज़ारा की मर्जी के खिलाफ शुरू हुआ था, लेकिन अब वो तैमूर खान की पत्नी थी और ये ऐसा बंधन था जिसे वो चाहकर भी नकार नहीं सकती थी। वो हर सुबह खुद को कोसती कि वो क्यों इस आदमी की कैद में है जो उसे अपनी मलिकाना समझता है। तैमूर का व्यवहार उसके साथ बहुत अजीब था। वो दिन में उसके ऊपर सख्त पहरा रखवाता था, लेकिन रात को उसी हक के नाम पर उसके करीब आता था जैसे वो उसकी प्रेमिका हो। मगर ज़ारा के लिए वो पल मौत से भी बदतर होते थे,
इस जबरदस्ती के रिश्ते ने ज़ारा के दिल में तैमूर के लिए नफरत का ऐसा पहाड़ खड़ा कर दिया था जिसे मिटाना नामुमकिन लग रहा था। एक दोपहर तैमूर घर पर नहीं था और नौकर भी किचन में व्यस्त थे। ज़ारा को मौका मिल गया। उसने डरते डरते लैंडलाइन फ़ोन उठाया और कांपते हाथों से 15 नंबर डायल किया। हेलो पुलिस स्टेशन, मैं एक प्लेट नंबर 401 से बोल रही हूँ। मुझे यहाँ एक आदमी तैमूर ने ज़बरदस्ती कैद करके रखा है। ऊपर वाले के लिए मेरी मदद कीजिए, वो बहुत बड़ा अपराधी है। उसने एक ही सांस में अपनी बात कह दी और फ़ोन रख दिया क्योंकि उसका दिल सीने से बाहर आने वाला था। कुछ ही देर में नीचे सायरन की आवाज़ गूंजी और फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। ज़ारा भागकर दरवाजे तक पहुंची जहां पुलिस इंस्पेक्टर अपनी टीम के साथ खड़ा था। शुक्र है आप लोग आ गए इंस्पेक्टर साहब, यही है वो घर, मुझे यहाँ से निकालिए, मैं एक पल भी यहाँ नहीं रहना चाहती। वो अभी बोल ही रही थी कि पीछे से एक भारी हाथ ने उसका बाजू कसकर पकड़ लिया। तैमूर खान पता नहीं कब वहाँ गया था और उसके चेहरे पर अजीब सा सुकून था। इंस्पेक्टर की नज़र जैसे ही तैमूर पर पड़ी उसका व्यवहार तुरंत बदल गया। उसने आगे बढ़कर तैमूर को सलाम किया। सॉरी सर, हमें हेल्पलाइन पर एक परेशान वाली कॉल आई थी कि यहाँ कोई महिला मुश्किल में है। हमें अंदाज़ा नहीं था कि ये घर आपका है। इंस्पेक्टर की आवाज़ में माफ़ी और डर दोनों थे। तैमूर ने मुस्कुराते हुए ज़ारा को अपने पास खींच लिया। कोई बात नहीं इंस्पेक्टर, असल में मेरी बीवी की मानसिक हालत इन दिनों ठीक नहीं है। वो डिप्रेशन की दवाइयाँ ले रही हैं। अक्सर ऐसी हरकतें कर बैठती हैं जिसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। तैमूर ने इतनी सफाई से झूठ बोला कि ज़ारा का दिमाग सुन्न हो गया। ये झूठ बोल रहा है, मैं पागल नहीं हूँ, ये आदमी अपराधी है, इसने मुझे ज़बरदस्ती कैद किया है। आप लोग मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? ज़ारा ने चीखकर इंस्पेक्टर का हाथ पकड़ने की कोशिश की, मगर इंस्पेक्टर ने आदर से पीछे हटते हुए तैमूर की तरफ देखा। समझ सकता हूँ सर, ऊपर वाला भाभी को जल्दी ठीक करे। हम चलते हैं, आपको परेशान करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। पुलिस की टीम चली गई और ज़ारा की उम्मीदों का आखिरी दिया भी बुझ गया। दरवाज़ा बंद होते ही तैमूर ने ज़ारा को झटके से छोड़ा और उसकी आंखों में गुस्से की आग भड़क रही थी। तुमने मेरी पीठ पीछे छुरा घोंपने की कोशिश की है ज़ारा। तुमने सोचा भी कैसे कि पुलिस बुलवाओगी और मुझे गिरफ्तार करवा लोगी? उसने आगे बढ़कर ज़ारा का चेहरा अपने हाथों में जकड़ लिया। इस शहर का कानून मेरी जेब में है और यहाँ वही होता है जो तैमूर खान चाहता है। अगली बार अगर तुमने ऐसी कोई बेवकूफ़ी की तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी बीवी हो और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उसकी आवाज़ की गरज और आंखों का डर देखकर ज़ारा सहम गई। वो रोते हुए अपने कमरे की तरफ भागी। उसे समझ आ गया था कि वो ऐसे जाल में फंस चुकी है जहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं, और यह आदमी कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि एक बड़ा माफिया है। इस घटना के बाद तैमूर ने घर की सुरक्षा और भी सख्त कर दी और ज़ारा पर हर वक्त नजर रखने का हुक्म दे दिया। ज़ारा का शव अब यकीन में बदल चुका था कि तैमूर जरूर कोई गैरकानूनी काम करता है। एक दिन जब तैमूर नहाने गया हुआ था, ज़ारा ने हिम्मत करके उसके कमरे में जाकर अलमारी को टटोलना शुरू कर दिया। वो किसी सबूत की तलाश में थी जो उसके शक को पक्का कर सके और दुनिया को उसका असली चेहरा दिखा सके। अलमारी के छिपे हुए हिस्से से एक पिस्तौल और कुछ फाइलें मिली जिन पर अजीब अजीब नाम लिखे थे। वो भी फाइल खोलकर देख ही रही थी कि पीछे से बाथरूम का दरवाज़ा खुला और तैमूर बाहर निकल आया। ज़ारा के हाथ से फाइल गिर गई और उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। तैमूर ने ज़मीन पर पड़ी फाइल और पिस्तौल को देखा और फिर खून खोलती नज़रों से ज़ारा को देखा। तुम मेरी जासूसी कर रही थी। मैंने तुम्हें मना किया था ना कि मेरे मसलों से दूर रहना। वो शेर की तरह दहाड़ा था और ज़ारा के करीब आकर उसका बाजू मरोड़ दिया। मैं जानती थी तुम चोर और अपराधी हो, तभी तो तुमने मुझे यहाँ कैद रखा है ताकि तुम्हारा राज न खुले। ज़ारा ने दर्द की परवाह किए बिना उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, हाँ मैं हूँ, मेरे दुश्मन बहुत हैं और इसलिए मैं यहाँ तुम्हें छिपा कर रखा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी दुश्मनी की आग में तुम भी जलकर मर जाओ। लेकिन तुम्हारी ये हरकतें मुझे मजबूर कर रही हैं कि मैं तुम्हारे साथ सख्ती करूँ। तैमूर ने उसे धक्का देकर बिस्तर पर गिराया और पिस्तौल उठाकर अलमारी में रख दी। आज के बाद अगर तुमने मेरे सामान को हाथ लगाया तो मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगा। ये मेरी आखिरी चेतावनी है। गुस्से में वो पैर पटकता हुआ कमरे से निकल गया और ज़ारा वहीं बैठकर अपनी किस्मत पर आंसू बहाती रही। कुछ ही दिन और बीते तो ज़ारा की तबीयत और अजीब होने लगी। सुबह उठते ही उल्टी आने लगती और चक्कर आते। वो कमजोरी की वजह से ज़्यादातर समय बिस्तर पर ही रहती। एक सुबह जब वो नाश्ते की मेज पर बैठी थी तो अचानक तेज चक्कर आया और वो कुर्सी से नीचे गिर पड़ी।
तैमूर जो सामने अखबार पढ़ रहा था घबरा कर उठा और उसे गोद में उठा लिया। ज़ारा, आंखें खोलो, क्या हुआ तुम्हें? उसने नौकरों को आवाज़ दी और फौरन डॉक्टर को बुलाया। कुछ देर बाद डॉक्टर जांच करके बाहर आई। तैमूर बेचैनी से हॉल में टहल रहा था। मुबारक हो मिस्टर तैमूर, आपकी बीवी उम्मीद से है। डॉक्टर के शब्द सुनकर तैमूर को लगा जैसे सारी दुनिया थम गई हो। उसके चेहरे पर जो खुशी और नशा छाया वो देखने लायक था। वो दौड़ता हुआ कमरे में गया जहां ज़ारा होश में आ चुकी थी और खाली नज़रों से छत को देख रही थी। तुमने सुना ज़ारा, हम माँ बाप बनने वाले हैं। ये हमारी मोहब्बत की निशानी है जो जल्दी हमारी दुनिया में आएगी। तैमूर ने उसका हाथ पकड़कर चूमा मगर ज़ारा ने नफरत से हाथ खींच लिया। ये मोहब्बत की नहीं, ज़बरदस्ती की निशानी है तैमूर खान, और मैं इस बच्चे को कबूल नहीं करूँगी। मैं अपराधी की औलाद को जन्म नहीं दूंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा बड़ा होकर तुम्हारे जैसा जालिम और दरिंदा बने। उसके शब्द तैमूर के दिल पर चाकू की तरह लगे मगर उसने गुस्सा पी लिया। खबरदार, जो तुमने मेरे बच्चे के बारे में ऐसी बात की, ये मेरा खून है और चाहो या ना चाहो तुम्हें इसे दुनिया में लाना होगा। मैं इसे वो सारी खुशियाँ दूंगा जो मैंने खुद नहीं देखी। तैमूर ने पक्के लहजे में फैसला सुनाया और उसे आराम करने की सलाह देकर बाहर चला गया क्योंकि वो उस वक्त बहस करके उसकी तबीयत खराब नहीं करना चाहता था। ज़ारा अकेली रह गई तो उसने पेट पर हाथ रखा और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसके अंदर माँ का प्यार जाग रहा था मगर नफरत उससे ज़्यादा थी। नहीं, मैं इसे यहाँ पैदा नहीं होने दूंगी। अगर ये यहाँ रहा तो इसका बाप इसे भी अपराधी बना देगा। मुझे हर हाल में यहाँ से भागना होगा। अपने बच्चे की खातिर मुझे इस कैद खाने को तोड़ना होगा। उसने ठान लिया कि वो अपनी और आने वाले बच्चे की जिंदगी बचाने के लिए हर खतरा मोल लेगी। उसके दिमाग में भागने के प्लान बनने लगे। उसे पता नहीं था कि तैमूर ने जिस नई नौकरानी को खास तौर पर उसकी देखभाल के लिए बुलाया था वो उसकी आज़ादी की मददगार नहीं बल्कि नई मुसीबत लेकर आई थी। तैमूर के जाने के बाद घर में अजीब सी खामोशी छा गई थी। लेकिन आज का दिन अलग था क्योंकि तैमूर ने जाते वक्त एक उम्र दराज नौकरानी को ज़ारा की सेवा के लिए रखवाया था जिसका नाम सीमा था। देखो ज़ारा, ये सीमा खाला है। आज से ये तुम्हारे साथ रहेंगी। इनका काम सिर्फ तुम्हारी सेहत का ख्याल रखना और वक्त पर दवाइयाँ देना है। और खबरदार, जो तुमने इनके साथ कोई बदतमीज़ी की, क्योंकि ये मेरे बहुत पुराने और भरोसेमंद नौकर की बीवी हैं। तैमूर ने सख्त लहजे में हिदायत दी और सीमा को इशारों में कुछ समझाकर ऑफिस चला गया। ज़ारा ने नफरत भरी नज़रों से सीमा को देखा और मुंह फेर लिया क्योंकि उसे तैमूर द्वारा लाए गए किसी भी इंसान से नफरत थी और वो किसी पर भरोसा करने को तैयार नहीं थी। सीमा ने सर झुकाकर चुपचाप घर के काम करने शुरू कर दिए मगर उसकी आंखों में एक चमक थी जो किसी गहरी साजिश का इशारा दे रही थी जिसे ज़ारा अपनी मासूमियत और परेशानी में समझ नहीं पाई। दिन ढलते ढलते ज़ारा की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो अपने कमरे में टहल रही थी कि सीमा जूस का गिलास लेकर आई। बेटी, तुम अपनी जान क्यों जला रही हो? मैं जानती हूँ साहब का व्यवहार तुम्हारे साथ सख्त है, लेकिन तुम इस हालत में अपना ख्याल रखो वरना बच्चा कमज़ोर हो जाएगा। सीमा ने बहुत हमदर्दी और अपनायत से कहा तो ज़ारा की आंखों में आंसू आ गए। खाला, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। ये आदमी इंसान नहीं दरिंदा है। इसने मुझे कैद कर रखा है और मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा नर्क में आँख खोले। ज़ारा का दुख उमड़ आया और वो फूट फूट कर रोने लगी। सीमा ने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया और उसके सर पर हाथ फेरा। चुप हो जाओ मेरी बच्ची, मैं भी औरत हूँ और तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ। मैंने अपनी आंखों से साहब के जुल्म देखे हैं और मेरा दिल खून के आंसू रोता है, लेकिन मैं मजबूर हूँ, कुछ कर नहीं सकती। सीमा ने बातों बातों में तैमूर के खिलाफ ज़ारा के दिल में और जहर भरा और उसका भरोसा हासिल कर लिया। अगले 2 दिन सीमा ने ज़ारा की ऐसी सेवा की कि ज़ारा को उसमें अपनी माँ की झलक दिखने लगी। वो उसे यकीन दिलाती रही कि वो उसकी भलाई चाहती है। एक शाम जब तैमूर घर पर नहीं था, सीमा घबराई हुई ज़ारा के पास आई और दरवाज़ा बंद करके धीरे से बोली, बेटी, अगर तुम यहाँ से भाग जाना चाहती हो तो आज रात सबसे अच्छा मौका है क्योंकि साहब आज शहर से बाहर मीटिंग में गए हैं और गार्ड्स की ड्यूटी भी बदलने वाली है। ज़ारा का दिल जोर से धड़का। उसे अपने सुनने पर यकीन नहीं हुआ। क्या सच में खाला? लेकिन हम बाहर कैसे निकलेंगे? पहरा बहुत सख्त है और अगर पकड़े गए तो तैमूर मुझे जान से मार देगा। ज़ारा के लहजे में डर और उम्मीद दोनों थे। तुम फिक्र मत करो, मैंने पिछले दरवाजे वाले चौकीदार को कुछ पैसे देकर मिला लिया है। वो 10 मिनट के लिए गेट खुला छोड़ देगा।
बस हमें उसी दौरान निकलना होगा। आगे मेरी एक जानकार की गाड़ी खड़ी होगी जो तुम्हें सुरक्षित जगह पहुंचा देगी। सीमा ने पूरा प्लान समझाया तो ज़ारा को लगा कि ऊपर वाले ने उसकी सुन ली और आज़ादी का दरवाज़ा खुल गया। रात के आखिरी पहर में ज़ारा ने काली शॉल ओढ़ी और कमरे से निकली। सीमा आगे आगे चल रही थी, दोनों बिल्लियों की तरह दबे पांव किचन के रास्ते पिछले दरवाजे तक पहुंच गई। माहौल में डरावना सन्नाटा था और ज़ारा को अपने दिल की धड़कन कान में सुनाई दे रही थी। जैसे सीमा ने कहा था, पिछला छोटा गेट आधा खुला था और वहाँ कोई गार्ड नहीं था। ज़ारा ने आज़ादी की हवा महसूस की, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो तेजी से गेट के बाहर निकली और सड़क की तरफ भागी। सड़क सुनसान थी और स्ट्रीट लाइट की मध्यम रोशनी में उसे उम्मीद की किरण दिख रही थी। जल्दी चलो बेटी, देखो वो गाड़ी तुम्हारा इंतजार कर रही है। सीमा ने सड़क के कोने पर खड़ी गाड़ी की तरफ इशारा किया जिसका इंजन चालू था। ज़ारा भागती हुई गाड़ी के पास पहुंची तो उसे लगा वो सपना देख रही है। अब वो इस कैद से हमेशा के लिए आज़ाद हो जाएगी। गाड़ी का स्लाइडिंग दरवाज़ा खुला और ज़ारा ने अभी अंदर कदम रखने की कोशिश ही की थी कि गाड़ी से दो नकाबपोश आदमी बाहर निकले और उन्होंने ज़ारा को दबोच लिया। छोड़ो मुझे, ये कौन लोग हैं? खाला बचाओ मुझे। ज़ारा ने चीख मारकर सीमा की तरफ देखा, मगर वहाँ का नज़ारा देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। सीमा, जो अब तक हमदर्दी की देवी बनी हुई थी, अब उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान थी और वो चैन से तमाशा देख रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया बेटी, तुमने मेरा काम आसान कर दिया। अब तुम अपनी अगली मंजिल पर जाओ। सीमा के तंज भरे शब्द ज़ारा के कानों में पिघले शीशे की तरह उतरे। उसे समझ आ गया कि वो कैद से भागकर एक और बड़ी मुसीबत के जाल में फंस गई है और सीमा असल में उसके दुश्मनों की भेजी हुई चाल थी। नकाबपोशों ने ज़ारा के मुंह पर हाथ रखकर उसकी चीखें दबा दी और उसे ज़बरदस्ती घसीटकर गाड़ी में डाल दिया। ज़ारा ने बहुत हाथ पैर मारे मगर उनकी ताकत के सामने वो बेबस थी। गाड़ी का दरवाज़ा ज़ोर से बंद हुआ और गाड़ी टायरों की चीख के साथ एक सड़क पर दौड़ पड़ी। गाड़ी के अंदर घना अंधेरा था और ज़ारा को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। तुम लोग कौन हो? मुझे कहाँ ले जा रहे हो? तैमूर तुम्हें छोड़ेगा नहीं, वो तुम्हें जान से मार देगा। ज़ारा ने रोते हुए धमकी दी तो सामने बैठे आदमी ने ज़ोरदार हंसी लगाई। तैमूर तो अब खुद अपनी जान बचाने की फिक्र करेगा क्योंकि अब उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी हमारे हाथ में है और तुम दुआ करो कि तुम्हारा शौहर हमारी शर्तें मान ले, वरना तुम्हारी लाश भी उसे नहीं मिलेगी। उसकी बात सुनकर ज़ारा पर बेहोशी छाने लगी। उसे अपनी बेवकूफ़ी पर ज़ोर से रोना आ रहा था। उसने तैमूर की कैद को बुरा समझा था, जबकि बाहर की दुनिया उससे कहीं ज़्यादा जालिम और ख़तरनाक थी। गाड़ी लगातार चल रही थी और ज़ारा का हर पल डर और दहशत में बीत रहा था। उसे अपने होने वाले बच्चे की फिक्र सता रही थी, जिसकी हिफाजत के लिए उसने ये कदम उठाया था, मगर अब वही बच्चा सबसे ज़्यादा खतरे में था। लगभग आधे घंटे बाद गाड़ी एक सुनसान इलाके में पुराने गोदाम के अंदर जाकर रुकी। दरवाज़ा खुला और उसे जानवर की तरह खींचकर बाहर निकाला गया। सामने एक कुर्सी पर एक जवान और मॉडर्न लड़की सिगरेट पी रही थी। उसके चेहरे पर घमंड और तकब्बुर साफ दिख रहा था। ज़ारा को देखते ही उस लड़की ने सिगरेट ज़मीन पर फेंका और पैर से मसलते हुए ज़ारा के पास आई। तो ये है वो ज़ारा जिसके लिए तैमूर ने पूरी दुनिया से दुश्मनी मोल ली। लड़की ने तिरस्कार से ज़ारा का चेहरा ऊपर किया और उसे गौर से देखा। खूबसूरत तो हो, मगर अफसोस कि तुम्हारी ये खूबसूरती तुम्हारी मौत का सबब बनेगी, लड़की ने जहरीले लहजे में कहा और अपने आदमियों को इशारा किया। इसे बांधो और तैमूर को कॉल करो कि उसकी अमानत हमारे पास पहुंच गई है। ज़ारा को एक खंबे से बांध दिया गया और वो बेबसी से आंसू बहाती रही। अब उसे बहुत तैमूर की याद आ रही थी। वो शायद बुरा था, मगर उसने कभी ज़ारा को गैरों के हवाले नहीं किया था। गोदाम की घुटन भरी हवा में सिगरेट का धुआं भरा हुआ था। ज़ारा खंबे से बंधी नीम बेहोश हालत में थी। उसके सामने खड़ी लड़की तीखी और जहरीली नज़रों से उसे देख रही थी। तो तुम हो वो मामूली लड़की जिसके लिए तैमूर ने मेरे करोड़ों के बिजनेस और मेरी मोहब्बत को ठुकरा दिया। हैरत है, उसने हीरे को छोड़कर पत्थर चुना। इस लड़की का नाम शिफा था। वो तैमूर की बिजनेस पार्टनर होने के साथ साथ उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी थी, क्योंकि तैमूर ने उसकी एक तरफा मोहब्बत को ठुकराकर उसकी अहमियत को कुचल दिया था। शिफा ने ज़ारा के बालों को मुट्ठी में जकड़कर उसका चेहरा ऊपर किया। ज़ारा ने दर्द से गर्राते हुए आंखें खोली। तुम्हें क्या लगता है तुम तैमूर की कैद से भागकर आज़ाद हो जाओगी? बेवकूफ़ लड़की, वो कैद तुम्हारे लिए सबसे सुरक्षित जगह थी, क्योंकि बाहर की दुनिया में मेरे जैसे भेड़िए बैठे हैं
जो तुम्हें चीर फाड़ कर रख देंगे। शिफा ने तिरस्कार से ज़ारा का चेहरा झटका और गार्ड को पिस्टल लोड करने का इशारा किया। तैमूर को वीडियो कॉल पर लाओ, मैं उसे दिखाना चाहती हूँ कि उसकी मोहब्बत का अंजाम क्या होगा, क्योंकि आज की रात तैमूर खान की तबाही की रात है और इसका आगाज़ इस लड़की की मौत से होगा। दूसरी तरफ तैमूर जब घर लौटा तो मुख्य दरवाज़ा खुला देखकर उसका दिल धक से रह गया। एक अनजाने डर ने उसके दिल को जकड़ लिया। वो तेज़ी से अंदर दाखिल हुआ तो हॉल खाली था और सीमा गायब थी। ज़ारा, तुम कहाँ हो, जवाब दो। वो पागलों की तरह सीढ़ियाँ फांदता ऊपर गया। बेडरूम का दरवाज़ा ज़ोर से खोला। सामने खाली कमरा और बिखरा सामान था। अलमारी खुली पड़ी थी और ज़ारा के जूते व चादर गायब थे। तैमूर को लगा जैसे किसी ने उसके सीने से दिल ही निकाल दिया हो। उसने गुस्से और दहशत में ड्रेसिंग टेबल पर मुक्का मारा, जिससे शीशा टूटकर बिखर गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती ज़ारा। तुमने अपनी मौत को बुलावा दे दिया है। मैं इस पूरे शहर को आग लगा दूंगा अगर तुम्हें कुछ हुआ। वो जानता था कि उसके दुश्मन घात लगाए बैठे हैं और ज़ारा का अकेले निकलना सीधे मौत के मुंह में जाना है। उसने फौरन फ़ोन निकाला और सिक्योरिटी इंचार्ज को कॉल करने ही वाला था कि उसी पल एक अनजान नंबर से वीडियो कॉल आई। उसके हाथ कांपने लगे क्योंकि वो जानता था कि ये कॉल अच्छी खबर नहीं लाएगी। तैमूर ने कॉल रिसीव की तो स्क्रीन पर जो नज़ारा आया उसने उसके खून को जमा कर दिया। ज़ारा खंबे से बंधी हुई थी और उसके चेहरे पर डर और दहशत के साए थे। उसके पीछे शिफा पिस्तौल लिए खड़ी थी और मौत की तरह मुस्कुरा रही थी। कैसा लगा मेरा सरप्राइज तैमूर खान? देखो ना, तुम्हारी जान मेरे कब्जे में है और अब इसकी ज़िंदगी की डोर मेरे हाथ में है। शिफा की आवाज़ में ऐसा जहर था जो तैमूर के वजूद में आग लगा रहा था। शिफा, अगर तुमने इसके बाल को भी चोट पहुंचाई तो मैं तुम्हारी पूरी कौम मिटा दूंगा। इसे छोड़ दो, हमारा मामला बिजनेस का है, इसे बीच में मत लाओ। तैमूर शेर की तरह दहाड़ा, मगर शिफा ने जोरदार हंसी लगाई। अब मामला बिजनेस का नहीं रहा जानम, अब मामला दिल का है। तुमने मेरा दिल तोड़ा था, अब मैं तुम्हारा दिल तोड़ूंगी, वो भी तुम्हारी आंखों के सामने। उसने पिस्तौल की नाज ज़ारा की कनपटी पर रखी तो ज़ारा की चीख निकल गई। तैमूर की आंखों में बेबसी और गुस्सा उमड़ रहा था। जो तुम मांगोगी मैं दूंगा, बस इसे कुछ मत करना। वो उम्मीद से है, उसके पेट में मेरा बच्चा है, ऊपर वाले के लिए उस पर रहम करो। तैमूर ने अपनी अहमियत कुचलते हुए पहली बार किसी के सामने गिड़गिड़ाया, क्योंकि सवाल ज़ारा और बच्चे की जिंदगी का था। ज़ारा अब तक तैमूर को जालिम समझती थी। आज स्क्रीन पर उसकी बेबसी और अपनी खातिर उसकी मिन्नत देखकर वो हैरान रह गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि तैमूर की वो सख्ती और कैद असल में उसकी हिफाजत का किला था, जिसे उसने अपनी नादानी में खुद तोड़ दिया था। तैमूर, मुझे बचा लो, मैं वापस आना चाहती हूँ, मैं आपके बिना नहीं रह सकती, मुझे माफ़ कर दो। ज़ारा ने रोते हुए तैमूर को पुकारा तो शिफा ने गुस्से से उसके मुंह पर थप्पड़ मारा। बकवास बंद करो, तुम्हारा हीरो अब कुछ नहीं कर सकता, वो बस तमाशा देखेगा। शिफा ने तैमूर की तरफ देखा। अगर तुम इसे जिंदा देखना चाहते हो तो अगले आधे घंटे में पुरानी फैक्ट्री के गोदाम में अकेले आ जाना। और हाँ, अगर तुमने पुलिस या अपने कुत्तों को साथ लाने की कोशिश की तो मैं इसके पेट में पल रहे तुम्हारे वारिस को गोली मार दूंगी। फैसला तुम्हारा है। शिफा ने कॉल काट दी और स्क्रीन काली हो गई, मगर तैमूर की आंखों में जो आग भड़क रही थी वो सब कुछ जलाकर रखने के लिए काफ़ी थी। उसने दराज से अपनी लाइसेंस पिस्तौल निकाली, उसे लोड किया और आईने में अपना चेहरा देखा। आज शिफा ने मौत को दावत दी है और मैं उसे निराश नहीं करूँगा। गोदाम में ज़ारा अपनी गलती पर खून के आंसू रो रही थी। उसे सीमा की धोखेबाज बातें और अपनी बेवकूफ़ी याद आ रही थी कि कैसे उसने दुश्मन को अपना मसीहा समझ लिया। ए ऊपर वाले, मुझे तैमूर की कैद मंजूर है, मगर इन जालिमों से निजात दिला दे। वो शख्स बुरा सही, मगर उसने कभी मुझ पर हाथ नहीं उठाया, न मुझे भूखा प्यासा रखा। ज़ारा का ज़मीर उसे कोस रहा था। उसने तैमूर की मोहब्बत को उसका जुनून और डर समझा था। शिफा कुर्सी पर बैठी ज़ारा को तकलीफ में देखकर तसल्ली पा रही थी। तुम्हें पता है ज़ारा, मैंने तैमूर के लिए क्या क्या नहीं किया, मगर उसने हमेशा मुझे नज़रअंदाज किया और सिर्फ तुम्हारी खातिर मेरे साथ पार्टनरशिप ख़त्म करने का फ़ैसला किया। ये सब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए आज तुम दोनों को मरना होगा। शिवा ने सिगरेट का धुआं ज़ारा के मुंह पर फेंका। उसकी आंखों में जलन और बदले की आग इतनी तेज थी कि अब उसे दौलत या बिजनेस की भी परवाह नहीं थी। वो सिर्फ तैमूर को तड़पता देखना चाहती थी। वक्त तेजी से बीत रहा था और ज़ारा की उम्मीदें दम तोड़ रही थी। शिफा बार बार घड़ी देख रही थी। उसके गार्ड्स गोदाम के चारों तरफ फैल चुके थे। आधा घंटा खत्म होने वाला है,
लगता है तुम्हारे आशिक को अपनी जान तुमसे ज़्यादा प्यारी है। लगता है वो नहीं आएगा, शिफा ने तंज भरे अंदाज में कहा और अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। मेरा सब्र खत्म हो रहा है, मैं और इंतज़ार नहीं कर सकती। उसने पिस्तौल दोबारा ज़ारा की तरफ की। अगर वो नहीं आया तो मैं उसको लाश तोहफे में भेज दूंगी। ज़ारा ने डर से आंखें बंद कर ली और पेट पर हाथ रखकर बच्चे की सलामती की दुआ मांगी। नहीं, वो आएंगे, मुझे यकीन है वो मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे, ज़ारा ने धीमी आवाज़ में कहा। तो शिफा का गुस्सा और भड़क गया। इतना यकीन है तो चलो देखते हैं, वो तुम्हारी लाश पर रोता है या कब्र पर फातिहा पढ़ता है। शिफा ने ट्रिगर पर उंगली रखी और ज़ारा की सांसें रुक गईं। अचानक गोदाम का बड़ा दरवाज़ा ज़ोरदार धमाके से उड़ गया और धुएं के बादल छा गए। शिफा और उसके गार्ड्स घबराकर पीछे हटे कि धुएं में से एक गाड़ी पूरी रफ्तार से अंदर दाखिल हुई और सीधे गार्ड्स पर चढ़ दौड़ी। फायरिंग की तड़तड़ाहट से गोदाम गूंज उठा। तैमूर खान गाड़ी से छलांग लगाकर बाहर निकला। दोनों हाथों में पिस्तौल थी और वो घायल शेर की तरह दहाड़ रहा था। शिफा, मैंने कहा था ना कि अगर इसे कुछ हुआ तो मैं कयामत ला दूंगा। तैमूर की फायरिंग इतनी तेज और सटीक थी कि शिफा के आधी आदमी संभलने से पहले ही ढेर हो गए। ज़ारा ने आंखें खोली तो तैमूर को देखा, जो अपनी जान की परवाह किए बिना मौत के मुंह में कूद पड़ा था। उसी पल ज़ारा को तैमूर फरिश्ते से कम नहीं लगा। शिफा ने हालत बिगड़ती देखी तो भागने की बजाय ज़ारा को ढाल बनाया। वो डरकर उसके पीछे छिप गई और पिस्तौल उसकी गर्दन पर रख दी। रुक जाओ तैमूर, वरना मैं गोली चला दूंगी। शिफा की चीख गूंजी तो तैमूर के कदम जम गए। उसकी उंगली ट्रिगर पर रुक गई। अपनी बंदूकें फेंक दो तैमूर, वरना मैं इसे मार दूंगी और तुम जानते हो मैं ये कर गुजरूंगी। शिफा ने धमकी दी तो तैमूर ने बेबसी से दोनों पिस्तौलें जमीन पर फेंक दी और हाथ ऊपर कर दिए। ठीक है, मैंने हथियार डाल दिए, अब इसे छोड़ दो। तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, इस मासूम को जाने दो। तैमूर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा तो शिफा की पकड़ और सख्त हो गई। ज़ारा की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो तैमूर की इस कुर्बानी पर तड़प रही थी, जो अपनी जान दांव पर लगाकर उसे बचाने आया था। पीछे हट जाओ तैमूर, वरना गोली चला दूंगी। मुझे तुम्हारी मौत से ज़्यादा तुम्हारी तड़प प्यारी है। शिफा का जुनून चरम पर था और वो किसी भी पल ट्रिगर दबा सकती थी। तैमूर ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में अजीब चमक उभरी। शिफा, तुम जीत गई, मगर क्या तुम जानती हो मैंने ज़ारा को क्यों चुना? तैमूर ने उसे बातों में लगाने की कोशिश की। शिफा एक पल को चौंकी। क्यों चुना तुमने इस दो कौड़ी की लड़की को? उसी पर ज़ारा ने पूरी ताकत से शिफा के हाथ पर दांत गाड़ दिए। शिफा के मुंह से चीख निकली और उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। तैमूर मौके की ताक में था। वो बिजली की तरह झपटा और शिफा को जोरदार ठोकर मारकर ज़ारा से दूर कर दिया। पिस्तौल दूर जाकर गिरी और तैमूर ने शिफा को गिरेबान से पकड़कर जमीन पर पटक दिया। मैंने कहा था ना कि अगर इसे खरोच भी आई तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तैमूर का हाथ उठा ही था कि पुलिस की सायरन गूंजने लगी। इंस्पेक्टर अपनी टीम के साथ गोदाम में दाखिल हो गए। पुलिस ने शिफा और बचे हुए साथियों को हिरासत में ले लिया। तैमूर दौड़कर ज़ारा के पास पहुंचा और उसे सीने से लगा लिया। ज़ारा सदमे से कांप रही थी। मैं ठीक हूँ ज़ारा, सब खत्म हो गया, अब कोई तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर सकता। तैमूर ने उसे तसल्ली दी तो ज़ारा ने सर उठाकर उस शख्स को देखा जो उसे हमेशा खलनायक लगता था, मगर आज वो उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा रक्षक लग रहा था। आपने अपनी जान को खतरे में क्यों डाला? मैं तो आपके लिए सिर्फ कैदी थी, ज़ारा ने हिचकियों के बीच पूछा। तैमूर ने उसके आंसू पहुँचे। तुम कैदी नहीं, मेरी ज़िंदगी हो ज़ारा। शायद तुम्हें याद नहीं, लेकिन मैं वही तैमूर हूँ जो बचपन में तुम्हारे घर के सामने रहता था। हम दोनों घंटों साथ खेलते थे। मैंने 10 साल की उम्र में तुमसे वादा किया था कि मैं हमेशा तुम्हारी हिफाजत करूँगा, और आज मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। ज़ारा हैरत से उसे देखने लगी। उसके दिमाग में बचपन की धुंधली यादें उभरने लगी। उसे याद आया कि सच में एक लड़का था जो उसका सबसे अच्छा दोस्त था, फिर वो शहर छोड़ गया। तो आप वही हैं, मगर आपने मुझे बताया क्यों नहीं? और ये सब, ये कैद, ये सब क्यों किया? ज़ारा को यकीन नहीं आ रहा था। उसका बचपन का दोस्त अब उसका पति बन चुका था। क्योंकि मेरे दुश्मन बहुत हैं, अगर मैं सीधे तरीके से आता तो तुम्हारी जान को खतरा होता। मैं तुम्हें अपनी दुनिया की गंदगी से बचाना चाहता था, इसलिए मैंने नफरत का लिबास ओढ़ लिया ताकि तुम मेरी कमज़ोरी ना बनो। मगर मैं हार गया, क्योंकि मोहब्बत छुपती नहीं। तैमूर की आंखों में सच्चाई थी। ये देखकर ज़ारा के दिल से बची कुची नफरत भी खत्म हो गई। उसने अपना सर तैमूर के सीने पर रख दिया। घर लौटने पर साहिबा बेगम और चाचा जान सर झुकाए खड़े थे। उन्हें अपनी गलती और लालच का एहसास हो चुका था, क्योंकि तैमूर ने उन्हें साफ कह दिया था
कि अगर उन्होंने ज़ारा से माफ़ी नहीं मांगी तो उन्हें सड़क पर ला दिया जाएगा। मुझे माफ़ कर दो बेटी, मैं दौलत के लालच में अंधी हो गई थी। मैंने तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किया। साहिबा बेगम ने ज़ारा के हाथ पकड़े तो ज़ारा ने उन्हें गले लगा लिया, क्योंकि अब उसका दिल साफ हो चुका था। कुछ महीने बाद तैमूर के घर में खुशियों का माहौल था। ज़ारा अपने नवजात बेटे को गोद में लिए बैठी थी और तैमूर उसके पास मुस्कुरा रहा था। वो कैद खाना जो ज़ारा कभी नर्क समझती थी, अब उसके लिए जन्नत बन चुका था, क्योंकि अब वहाँ ज़बर नहीं बल्कि प्यार और भरोसे का राज था। तुम्हें पता है ज़ारा, अगर तुम उस दिन पुलिस को फ़ोन न करती तो शायद मुझे कभी पता न चलता कि तुम कितनी बहादुर हो। तैमूर ने शरारत से कहा तो ज़ारा ने मुस्कुराकर उसे देखा। अगर आप मुझसे ज़बरदस्ती ना करते तो मुझे कभी पता न चलता कि मेरे बचपन का दोस्त इतना बड़ा माफिया डॉन बन चुका है। दोनों की हंसी कमरे में गूंज उठी और बाहर चांद पूरी चमक के साथ जगमगा रहा था। वो इस बात का गवाह था कि प्यार और जंग में जीत हमेशा सच्चे जज्बे की होती है, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।